Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Our today's guest is a well known Bollywood actress who has worked in the Hindi TV and film industry for about 40 years. She is famous for her many memorable roles, especially her role in the TV show Tipu Sultan, which made her a star. Besides acting, she is also a talented Kathak and folk dancer. She has represented India in dance competitions and won several medals for her performances. Her long and successful career has made her a respected figure across the globe. So let's welcome our today's guest, Sashi Sharma ji. मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते जी। ठीक हूँ मैं बिल्कुल। आप कैसे हैं? बस बिल्कुल बढ़िया मैम। मैं हमारे लिए बड़ा बहुत ही खुशी और प्राउड का मैटर है कि आपका हमें समय मिल पाया, इंटरव्यू करने का मौका मिल पाया। मैम, एज वी नो कि का जो बैकग्राउंड है वो फिल्मी बैकग्राउंड नहीं रहा, जो फैमिली जी। बैकग्राउंड है फिल्मी नहीं है कोई। 80s 90s में गॉड फादर का भी चलन था, इट वाज वेरी कैचिंग ऑन देन। एंड डिस्पाइट दैट यू हैव वर्क फ्रॉम द लो बैंड टू द डिजिटल बैंड। जो दूरदर्शन का जमाना था, रेडियो का जमाना था, उस समय से लेकर के अभी तक आप काम कर ही रही हैं। तो हाउ डू यू व्यू और रिमेम्बर योर जर्नी? मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम ब्लेस्ड सोल। क्योंकि जब मेरी शुरुआत हुई थी तब तक मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं एक एक्टर बनूंगी। हाँ, मेरा मैं चाहती थी। लोग मुझे कहते थे कि मैं एक खूबसूरत महिला हूँ, तो मुझे ये लगता था कि मैं फिल्मों की हीरोइन जैसी हूँ। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जर्नी ये हो जाएगी, क्योंकि मैंने आईएएस की पढ़ाई की थी और आरएएस का मैं एग्जाम दे चुकी थी। मेरे पास फाइनल इंटरव्यू था, एक तरफ टीपू सुल्तान था। तो आरएएस मैंने छोड़ दिया और टीपू सुल्तान को चुन लिया। वो मेरा फर्स्ट शो था, मेगा शो था, जहाँ से बॉलीवुड में जिनकी बहुत बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, फिल्मों से बड़े शो बनते थे। बस उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा आज तक। आज इतने साल हो गए, बस मैं कदम बढ़ाती गई। और रहा सवाल फिल्मी बैकग्राउंड का, तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत छोटे से शहर जयपुर से मुंबई आई थी, लेकिन कुछ ईश्वर की कृपा ऐसी हुई मुझ पर कि मुझे जब टीपू सुल्तान में बुलाया गया था, तो महज वो एक 4-5 एपिसोड का एक रोल था महारानी मैसूर का, जिसके लिए मुझे बुलाया गया था। और तो बहुत छोटी उम्र में शादी भी हो गई थी। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, हमारा शौक है, हम यहीं इसको पूरा कर लेंगे। जयपुर में ही सामूद में शूटिंग हुई थी, तो कोई बात नहीं, हम यहीं पे इसको शौक के तौर पे कर लेंगे। हमने तब तक प्रोफेशनली इसको नहीं लिया था। और जब हम उनसे जुड़े और जब हमारा परफॉर्मेंस सामने आया, तो वो वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड कैरेक्टर बन गया, मोस्ट वांटेड कैरेक्टर बन गया वो। तो वहां से मेरा मील का पत्थर साबित हुआ वो। उसके बाद मैंने पीछे नहीं मुड़ के देखा। लोग मुझे देखने के लिए, मुझे याद है उस समय दूरदर्शन होता था। दूरदर्शन पे और कोई शो नहीं होते थे, ये प्राइवेट चैनल्स नहीं होते थे। और संडे के दिन महाभारत भी आता था और ये भी आता था और रामायण भी आती थी। और इसका जब टाइम होता था 10 बजे के करीब, तो रोड पे बिल्कुल ऐसा सुनसान हो जाता था जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो। तो हमने उसके बीच में घुस करके देखा कि कहाँ हम खड़े हैं, क्या है हमारी। तो हमको समझ में आया कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी काबिलियत हो रही है भाई, अच्छा काम हो रहा है। ऐसे करके वो शुरू हुआ। और वो 4-5 एपिसोड की बात भूल कर उन लोगों को मुझे फिर लास्ट तक रखना पड़ा, क्योंकि मैं उनके शो का एक बड़ा कंधा थी, बड़ी टीआरपी थी। बस वहां से मेरी शुरुआत हुई। और रहा सवाल फिल्मी बैकग्राउंड का, तो ऐसा मेरा कुछ भी नहीं था। एंड
मैं जैसे कि डांस और परफॉर्मेंस वगैरह किया करती थी, तो आज टीपू सुल्तान की परफॉर्मेंस के बाद लोगों को अभी तक भी शायद ये नहीं पता कि आई एम अ गुड डांसर। तो मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एंड ऑल, मैंने फोक्स किए हैं, करीब 2-2,500 के ऊपर स्टेज किया है, तो उनको ये पता नहीं था। लेकिन अब ये दुनिया का चलन है ना कि जो रोल एक बार पसंद आ जाता है तो लोग आपको उसी तरह का रोल ऑफर करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में ये बिल्कुल। चल रहा है। तो वो चलता गया और उसके बाद मुझे बड़े बड़े रोल मिलते गए बस। हम्म, तो मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया, लेकिन अ, वो पैशन मेरा आज भी है और कल भी रहेगा। हम्म। मैम, जैसा कि हमें पता है या हम सब ने देखा है, देखते रहे हैं, आपका जो व्यक्तित्व है बहुआयामी व्यक्तित्व है, बहुत सारी चीजें जी। हैं जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी अभी आपने खुद भी बोला कि लोग आपको खुद भी बोलते थे कि आप एक खूबसूरत महिला है। हमें भी नहीं, लगता है मैं कि नहीं आपकी बोलती, जो ऐसा लोग बोलते थे। नहीं नहीं, मैं लोगों की ही बातें कर रहा हूँ, हाँ जी। फैंस की बातें कर रहा हूँ, मैं भी आपके फैंस में से एक हूँ। तो हमें वाकई लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वाकई एंटाइसिंग पर्सनैलिटी है। थैंक यू सो तो मच। मुझे ये जानना है कि आपको नहीं लगता कि आपकी एंटाइसिंग पर्सनालिटी से होने के बावजूद जितना आपसे आपके टैलेंट को पर्दे पे लाना चाहिए था, लोगों के पास लाना चाहिए था, फिल्म इंडस्ट्री ने या टीवी इंडस्ट्री ने उसका कम यूज किया? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। हाँ, हम्म। मैंने लीड कैरेक्टर मैंने जानबूझ के कम किए, क्योंकि मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी और मैं जयपुर से थी, तो वहाँ मेरे पेरेंट्स थोड़े ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हैं, मेरे इन लॉज बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि काम के पीछे मेरा ये करियर मैंने अभी अगर शादी के बाद चुना है, तो मुझे दोनों को निभा के चलना है। मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी। और किसी को भी मैं कहीं किसी रूप में शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि पहले ये होता था कि भाई लड़कियों को तो भेजना ही नहीं चाहिए इस फील्ड में, वो गई तो सब नाराज ही होते थे। तो मैं ये चाहती थी कि एक मुकाम ऐसा बने कि जहाँ लड़कियों की इज्जत भी हो। लड़कियां काम करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बुरी बात है या खराब बात है, आज तो आम बात हो गई। लेकिन उस जमाने में ऐसा होता था कि हर कोई क्रिटिसाइज करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और उस टाइम पे जब ये करने लगे थे तो बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि जब टीपू सुल्तान रेगुलर एक कैरेक्टर बन गया था तो 4 साल मुझे उनको कंटिन्यू देना पड़ा, तो घर में भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी और बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी। तो मैंने 2-4 फिल्में ही ऐसी की जो मैंने लीड कैरेक्टर किए। उसके बाद मैंने कैरेक्टर सेकंड लीड वाले रोल करने शुरू कर दिए थे। हाँ, मैं चाहती तो मैं भी आज एक श्रीदेवी होती, मैं भी आज एक रेखा होती, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जरूरी नहीं है ना कि सबको सब चीज पसंद हो। मुझे वो पसंद नहीं था कि मैं छोटे कपड़े पहनूं, या मुझे पसंद नहीं था कि मैं सिर्फ एक आइटम गर्ल बन के पेड़ के पीछे घूमूं। मेरे को बहुत अच्छे अच्छे रोल मिले जो शायद हम्म। हीरोइनों से कहीं ज्यादा बेहतर थे। हम्म। तो मुझे ऐसी कोई कोई शिकायत नहीं है। हाँ, कम ज्यादा तो देखो सबको अपने अपने भाग्य के हिसाब से मिलता है। और वैसा ही कहते हैं ना कि ईश्वर की प्रेरणाएं भी वैसी बन जाती हैं कि आप उसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। मैंने आज 200 सीरियल किए हैं, आई मीन 250 सीरियल किए हैं और 200 Yes. फिल्में की हैं। हम्म। तो वो कोई छोटा मुकाम नहीं है, मेरे बिल्कुल। कैरियर का बहुत बड़ा मुकाम है। हम्म। तो अगर इतना बड़ा काम किया है तो जो पहले के लोग हैं आप उठाकर देखिए कि कुछ समय काम करते थे, हीरोइनों की लाइफ भी बहुत कम होती थी, उस समय के बाद उनको काम मिलना बंद हो जाता था। आज वो दौर आया है कि इफ यू आर मैरिड तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कैरियर पे। उस जमाने में तो बहुत फर्क पड़ता था कि बिल्कुल। आपको छुपाना पड़ता था या झूठ बोलना पड़ता था, आप किसी को लेके नहीं जा सकते थे सेट पे। तो उन चीजों का फर्क पड़ता था। और उन चीजों में ना अ, और कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट उनको ये लगता था कि भाई एक इमेज है जो हीरोइन हमारी शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। एक फैन का नजरिया ये होता था हम्म। पहले। हम्म। आज ऐसा कुछ नहीं है, आज चीजें नॉर्मल हो गई हैं। हम्म।
बिल्कुल, आज वाकई बदलाव आया है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा, पहले एक ऐसा सेट इमेज था, हम्म। स्पेशली इन केस ऑफ फीमेल एक्ट्रेसेस की शादी के बाद करियर फिनिश। लेकिन आज की डेट में ऐसी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने इस मिथ को तोड़ दिया है। मैम, आपने फैंस को लेकर के, ये परसेप्शन भी फैंस के कारण ही बना है, तो एनी सच एक्सपीरियंस व्हेन द अफेक्शन ऑफ योर क्रेजी फैंस आपके लिए मतलब एम्बैरेसिंग या न्यूसेंस आपके लिए क्रिएट किया? कई बार ऐसे क्रेजी फैंस आ जाते हैं। हाँ, किया वो तो सभी जगह होता है। और हम्म। कोई कोई तो बड़े साइको भी निकले उसमें, हम्म। कि रोज मुझे चिट्ठियां लिखते थे और रोज घर पे पहुंच जाती थी वो। फिर वो कभी कहाँ से नंबर निकाल के, पहले लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे, तो वो नंबर निकाल के आपको रात रात तक फोन करके तंग करते थे। और उस जमाने में आप हेल्पलेस होते थे। आज तो आप फोन बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, उस समय पे पॉसिबिलिटी नहीं होती थी, तो बड़ी परेशानी होती थी। पेरेंट्स के साथ होते थे तो बड़ा ह्यूमिलेटिंग लगता था कि क्या करें। बट ठीक है, ये एक जब आप एक पब्लिक फिगर बनते हैं तो कुछ चीज साथ में झेलनी पड़ती है। मैम, आपने टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज जो कलाकार हैं उनके साथ आपने काम किया। स्पेशली आपने जो काम किया, एक्चुअली जहाँ तक मुझे याद है, आपने महाभारत का भी जिक्र किया। यू हैव प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोजेक्ट्स ऑफ लेट एंड ग्रेट डायरेक्टर B.R. चोपड़ा जी। जी हाँ। तो उनको आप कैसे याद करती हैं? वो एसोसिएशन आप कैसे देखती हैं? उनकी एसोसिएशन में एक फैमिली के रूप में देखती हूँ, क्योंकि जब मैं जुड़ी थी उनके साथ तो मुझे नहीं पता था। और बी आर चोपड़ा कैंप से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है, कि आपके टैलेंट को अगर कोई पहचाना जा रहा है। और उनके साथ एक मेरी ऐसी बॉन्डिंग थी कि वहाँ के कुछ 7-8 आर्टिस्ट ऐसे होते थे जो घर की तरह होते थे। अगर आधी रात को भी आपको प्रॉब्लम हो ना, तो उनके यहाँ से ये परमिशन होती थी कि आप हमें कॉल कर लीजिएगा। तो कभी उस टाइम पे बहुत सारी फिल्में कर रही थी, तो मेरी 3-3 शिफ्टें होती थी, या मेरे टूर रहते थे हैदराबाद चेन्नई उस समय। क्योंकि पहले ज्यादातर हैदराबाद और मद्रास में ही शूटिंग ज्यादा हुआ करती थी। अब दौर अलग आ गया है। तो और टेलीविजन तो कैसा है ना, कि पहले वीकली हुआ करता था, अभी तो डेली छपने लग गया है। तो वीकली वाले में वो लोग भी मतलब इतना अच्छा काम करते थे कि आज की फिल्में क्या बनेंगी और आज का सीरियल क्या बनेगा। जो उस मुकाम पे हम लोगों ने जो काम किया है ना, मेगा शोज जिसको कहते थे, तो वो फिल्मों से भी बड़े ग्रैंड होते थे। आपने एक बहुत लैविश बना देखा होता है, एक रॉयल्टी देखी होती है, और एक एक रिस्पेक्ट, स्पेशली कि आप उस टीम में हैं जहाँ पे आपको सब एक इज्जत की नजर से देखते हैं, और आप एक अच्छा काम करते हैं, और आप एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। तो मेरा रिलेशन उनके साथ बहुत अच्छा था, कि कभी मुझे प्रॉब्लम होती थी या उनको मेरी डेट्स की प्रॉब्लम होती थी कभी, तो मेरे मैनेजर थे जोशी जी उस समय। जोशी जी कभी कभी मान लीजिए डेट एडजस्ट करने में उनके साथ उनको प्रॉब्लम होती थी, तो फिर वो मुझे डायरेक्ट फोन किया करते थे। और मुझसे हमेशा यही कहते थे, चाची यार एडजस्ट कर ले यार, कुछ करना है, मैं फंस जाऊंगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है बॉस, मैं सुबह 7 की शिफ्ट में आपके पास आ रही हूँ। एंड वी ही वाज सो कमिटेड कि मैं सुबह 7 बजे रेडी होकर के सेट पे पहुंचती थी फिल्म सिटी में। एक तरफ से मेरी एंट्री होती थी, दूसरी तरफ से उनकी एंट्री होती थी। और टाइम होता था कितना, 10 बजे तक का। और 10 बजने से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले वो घड़ी देखते थे और मुझे कहते थे चाची बाय बाय। चाची, ये हमको प्यार से बोलते थे। और पापा जी जो हैं, मतलब बी आर चोपड़ा साहब, वो प्यार से बेटी बोला करते थे हमेशा। तो कभी मैं मतलब ये किस्सा आपको इसलिए सुनाना चाह रही हूँ कि आज वो सभ्यता ही खत्म हो गई। हम उस चीज को जाकर अगर पीछे से देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमने क्या समय देखा। आज हम उस समय के लिए तरसते हैं। आज जो हम डेली सोप करते हैं, वो डेली सोप में सिर्फ छपाई होती है। आपको सिर्फ 2 मिनट पहले सीन दिया जाता है, आप बस पढ़ लो और उसको बोल दो। आप कितना कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, कोई मतलब नहीं। पहले उसके ऊपर काम होता है।
उसके अनुसार उसमें इम्प्रोवाइजेशन भी हो जाता था। यहाँ तो अभी ये हो गया कि जो चैनल ने आपके पास लिख के भेज दिया वो लोहे की लकीर हो गया, चाहे वो सही है या गलत है, आप सही हिंदी लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, या आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो पापा जी का ऐसा था कि मेरे साथ उनके साथ उन रिलेशन में ऐसा था कि वो हमेशा जब भी उनका कोई शो बना, मैं उनके साथ जुड़ी थी महाभारत से, उसके बाद उनका चंगेज खान बना था, ऐसे करके मतलब उनके जितने शो बने जब तक वो रहे, जब तक उनका प्रोडक्शन हाउस रहा, तब तक जब भी शो बनता था उसमें एक मेन कैरेक्टर चुना जाता था जो मेरे लिए होता था। और टीम को बोला जाता था कि ये मैम को स्टोरी सुना दो, कैरेक्टर सुना दो, इसमें कुछ कम ज्यादा लगता है तो उनसे ओपिनियन ले लो क्या इसमें करना है, और डेट्स ले लो। ऐसे हमने उनके साथ 20 साल काम हम्म। किया, एंड दैट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस टू मी। मैम आपने जैसे बोला कि अच्छी चीजों के लिए लोग जो एक्टर्स हैं उनके साथ साथ एक्चुअली जो फैंस हैं, सिनेमा जो देखना पसंद करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, हम वाकई तरसते हैं। और शायद यही कारण है कि मैं खुद भी बताऊं कि मैं पुरानी फिल्में देखता हूँ। एक दो दिन पहले मैंने एक मूवी देखी, काजल, पाकीज़ा देखी अभी हाल में। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि उसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर थी मीना कुमारी जी। पता नहीं शायद आपने कभी नोटिस किया है कि नहीं, पर मैंने इस चीज़ को हाँ नोटिस जी। किया कि जब जी। आप बोलती हैं और हम्म। स्पेशली जब आपका वाक्य जब जहां पर खत्म होता है, सेंटेंस एंड होता है, हम्म। तो उसमें जो लहरज है वो बिल्कुल मीना कुमारी जैसी जी। हाँ ऐसा है। मैं एक्चुअली डड्डू जी, राजन सिप्पी जी के साथ फिल्म कर रही थी लालची। हम्म। तो वो मुझे कभी शशि के नाम से बुलाते ही नहीं थे, वो हमेशा कहते थे मीना जी को बुलाइए। हम्म। प्राण साहब थे उसमें, तो उन्होंने हम्म। मेरा नाम ही रख दिया था मीना कुमारी, मीना जी को बुलाइए। हम्म। और पूरी फिल्म में वो मतलब पूरी यूनिट जान गई थी कि मीना जी हैं कौन। हम्म। शशि उन्होंने कभी पुकारा ही नहीं मुझे। आपको तो कभी वो उनसे आपने सही मिलने का कहा। मौका मिला मैम, मीना कुमारी जी से? नहीं, मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई, ये तो मेरा दुर्भाग्य रहा, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाई। और आप इसमें यकीन करती हैं, क्योंकि हमें तो बिल्कुल, जब आप बोलती हैं तो हमें वाकई लगता है कि जैसे मीना कुमारी जी की आवाज आ रही है, उनका डायलॉग्स। क्या बात है, आई एम ब्लेस्ड। आई मैम एम एक ब्लेस्ड। आपसे सीरियस क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स से मेरी बात हुई जो सीनियर एक्टर्स हैं। आजकल एक चलन हो गया है कास्टिंग डायरेक्टर्स का। और हमारे शो पर एक नासिर खान जी आए थे, उन्होंने तो बहुत ब्लंटली और बहुत ओपन तरीके से इस बारे में बोला भी था कि जो सीनियर एक्टर्स हैं उनको ऑडिशंस के नाम पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कि एक वीडियो भी बनाया कि मुझे नहीं देना, मेरे बारे में अगर मेरा रोल आप चाहते हो तो सारे अवेलेबल हैं, आप देख लो। तो इस सिचुएशन पर आपकी क्या राय है, क्या ओपिनियन है? हाँ, इस चीज को तो मैं भी कहना चाहूंगी कि ये हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत ज्यादती हो रही है और इस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा। पहले सेंटा के सेक्रेटरी थे सुशांत सिंह, तो उन्होंने भी कुछ किया नहीं उस टाइम पे। उसके बाद अमित पहल थे, हम लोगों ने उनसे भी कहा तो वो भी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जो पहले के सेक्रेटरी थे, उससे पहले जो सेक्रेटरी थे धर्मेश तिवारी, जो हमारे साथी कलाकार थे, पंकज धीर और धर्मेश तिवारी, इन लोगों ने काफी कोशिश की थी। और आपको याद होगा कि 1 महीने के करीब वहां पे चैनल बंद हो गए थे और शूटिंग वगैरह सब बंद हो गई थी। ये उन लोगों ने काफी कोशिश की थी। क्या हुआ है, इस चीज को मैं भी पुख्ता रूप से कहना चाहूंगी, और मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि मुझे देने वाला परमात्मा है, मैं किसी के पीछे भागती नहीं। ठीक है, अच्छे आदमी को, अच्छे प्रोड्यूसर को अच्छे आर्टिस्ट की जरूरत है, तो अच्छे आर्टिस्ट को भी अच्छे प्रोड्यूसर की जरूरत है। ताली दो हाथ से बजती है, इसमें ना बुरा मानने की बात है ना भला। और कास्टिंग की बात ये हो गई कि आज ऐरे गहरे नत्थु गहरे को कास्टिंग डायरेक्टर बना दिया, जिनको एबीसीडी नहीं आती। जो चैनल में बैठे हैं वो सिर्फ डिग्री लेके बैठे हैं, उनको कास्टिंग के नाम पे क्या होता है वो नहीं पता। अब आज मैं बोलूं कि अगर मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैंने इतनी फिल्में बनाई है, आज आप मेरे को बोलोगे कि मैं ऑडिशन देने आऊं, तो मैं कैसे कर पाऊंगी? आप ये बताइए ना, क्या मैं जीरो से शुरू करने के लिए वापस बनी हूँ या आप बने हैं? आज आप बैठे हैं मेरे सामने, आप अगर
आपको अगर मैं बोलूं कि आप वापस जीरो से शुरू करिए तो आप कैसे कर पाएंगे? रियल। पॉसिबल नहीं है ना ये। तो ये बहुत बड़ा गंदा खेल चल रहा है। गंदा खेल चल रहा है कि आज कोई भी, और सबसे बड़ा क्या हो गया कि जो कास्टिंग डायरेक्टर बन के अपनी एजेंसी चला रहे हैं, वो पैसा कमाने के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि जो नए न्यू कमर आ रहे हैं उनको लालच दिया जाता है, उनसे काम लिया जाता है। अच्छा, वो चैनल उनको अप्रूव करता है। अब आप जरा चैनल से ये पूछिए कि आप कौन हैं जिसने अगर अपनी जिंदगी के 30 साल 40 साल दिए हैं, तो आप उनकी जगह निर्धारित करने वाले कौन हैं? आप उनके साथ अगर काम नहीं कर सकते तो ये आपकी प्रॉब्लम है। और ताली तो दो हाथ से बजती है। तो अगर आप न्यू कमर को प्रेफर कर रहे हैं तो आपको 50-50 सीनियर आर्टिस्ट को भी प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उनका भी घर है। और आज कितनी भी पब्लिक देख लीजिए, जो चैनल का एक क्रेज था, जो टीवी का एक क्रेज था, वो आज खत्म हो गया है। आज वाहियातगिरी टीआरपी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं वो। आप देखिए शो कहाँ बन रहे हैं आज। जो हम लोगों ने शो किए हैं वो कहाँ बन रहे हैं? औरत, अजनबी, चंद्रकांता, युग, अजनबी, हमारा अपने कितने बड़े बड़े शो हम लोगों ने किए हैं, जो मेगा शो थे जिसको हम ये कहते हैं। आज कहाँ है? स्टोरी लाइन ही नहीं है। और उसके ऊपर से सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि आप अगर किसी प्रोड्यूसर के साथ 4 साल काम कर चुके हैं, तो अगर वो दूसरा शो बना रहे हैं, आपको बुलाना चाहते हैं, तो आपसे कहेंगे आप ऑडिशन दीजिए। ये कितनी शर्मनाक बात है। ये कितनी शर्मनाक बात है, बताइए। बिल्कुल। अभी मेरे बिल्कुल। साथ हुआ, मैंने एक शो किया था, सुहानी सी लड़की। हम्म, आपको शायद याद होगा, साल बिल्कुल 5 साल बिल्कुल। पहले उसी प्रोडक्शन हाउस का एक शो था, दंगल पे। उन्होंने मुझे बुलाया कि ये एक 3 महीने का कैमियो है, तो उसके बाद हम लोग आपको ना, मेन स्टार या सोनी के उनके 3 शो चल रहे हैं, कलर्स पे और सोनी पे, हम लोग आपको वहां पे शिफ्ट कर लेंगे। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा पुराना प्रोडक्शन हाउस है एंड आई हैव अ गुड रिलेशन विद दैम। मैं इतनी सरप्राइज हो गई कि 3 महीने तक वहां कोई देखने वाला नहीं, टाइम का पता नहीं। आपने एग्रीमेंट किया हुआ है। पहली बात तो आज इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा तो गंदा खेल क्या हो गया कि जो 12 घंटे की शिफ्ट होती, 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, कभी ऐसा होता था कि एक्सटेंड होता है। अगर आदमी 30 दिन रोज अगर 15 घंटे काम करेगा, तो आप बताइए वो कैसे सरवाइव करेगा, उसकी हेल्थ कैसे सरवाइव। और प्रोडक्शन में कोई देखने वाला नहीं। रूम इतने गंदे हो रहे हैं, रूम में दीमक लगी हुई है, लाल चींटियां आ रही हैं, जो भी हो रहा है, बाथरूम्स गंदे, कौन देखेगा? तो लोगों ने तो परवाह करना ही छोड़ दिया। खाना आ रहा है, आर्टिस्टों का अलग से खाना आता था, वो यूनिट का खाना सर्व करना शुरू कर दिया हाइजीन के नाम पे। तो आर्टिस्ट को इन लोगों ने क्या समझ लिया, मतलब खिलौना समझ लिया। मैं उसको सपोर्ट नहीं करती, हम्म, और मैंने कभी किया भी नहीं। आपने मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी नोट की होगी, आपको पता चला होगा कि मैंने जहां मुझे कंफर्टेबल लगा, मैंने वहां काम किया है, और जहां मुझे रिस्पेक्ट मिली है मेरे अनुसार, वहां मैंने काम किया है। मैं पीछे नहीं भागी। मैंने आज तक भोजपुरी फिल्म नहीं की, लोग पैसा लेके खड़े रहते, पर मैंने भोजपुरी फिल्म नहीं की क्योंकि मुझे ठप्पा नहीं लगाना था C ग्रेड का। मैंने A ग्रेड B ग्रेड बड़ी बड़ी फिल्में की, हम्म, बट आई एम हैप्पी। और अब भी कुछ अच्छा आएगा तो ही करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। हम्म, आई एम वेरी क्लियर। तो मैं आपको एक ये बताना इसलिए जरूरी समझा कि आज बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बेचारे सफर कर रहे हैं। जो नए आर्टिस्ट हैं, किसी कोऑर्डिनेटर के थ्रू आ गए, तो उनको हर महीने किसी को 50,000 देना पड़ रहा है, किसी को 60,000 देना पड़ रहा है। वो सुबह शाम बेचारे खुद मेहनत कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेटर फोकट में आकर के लेके जा रहा है पैसे। ये एक्सप्लॉयटेशन है। हमारे भी सेक्रेटरीज काम करते थे पहले, पर उसका एक सिस्टम होता था, एक 10% का या 15% का। अब आप 30% लेते जाओगे या 40% लेते जाओगे, कोई कोई 50 मांगता है। दिस इज नॉनसेंस, जस्ट नॉनसेंस। एंड कोई तो आकर के इसको सपोर्ट करना चाहिए। मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं तो पीएम मोदी जी से अपील करूंगी कि आप इंडस्ट्री का टैग दीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। हमारी इंडस्ट्री सबसे बड़ा टैक्स देती है आपको। तो फिर हमारी इंडस्ट्री को
इंडस्ट्री का टैग क्यों नहीं दिया जाता? आप इंडस्ट्री का टैग दीजिए, और जो लोग, जो रूल्स आपने अपनी कंपनियों के लिए लागू किए हुए हैं, पेंशन के या मेडिकल के या जो भी, वो आप कीजिए। क्योंकि जो आर्टिस्ट ने 40 साल अपनी इंडस्ट्री को दे दिया, वो कहाँ जाएगा? उसका परिवार कहाँ जाएगा? ये बड़ा दुर्भाग्य है। पहले के लोग समझदार होते थे, इसलिए अपनी छत बना के रखते थे। आज तो वो भी नहीं है। लोग इमिडिएटली हवा में उड़ जाते हैं, किराए पे घर ले लेते हैं, किराए पे गाड़ी ले लेते हैं, फिर तुरंत रोना धोना शुरू कर देते हैं, फिर वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, फिर वो दूसरे गलत रास्ते अपना लेते हैं। क्यों? मैं तो कह रही हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचती है तो आप पहुंचाइए कि ये इंडस्ट्री का टैग दिया जाए, और 8 घंटे की शिफ्ट वापस लागू की जाए। क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट जब कहीं नहीं है तो हमारी इंडस्ट्री क्यों? और 12 की जगह वो 14 घंटे काम कराते हैं। हम्म, न उम्र देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, कोई लिहाज नहीं रह गया, कोई शर्म नहीं रह गई आज। हम्म, तो बड़ा बेहुदा सा वक्त है इस वक्त। आप देखिए, फिल्में भी नहीं बन रही हैं। फिल्में भी गिनी चुनी बन रही हैं, जिसमें फैमिली बैकग्राउंड तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, पारिवारिक स्थिति तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं देश को? तो हम भी हम्म, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ना देश के प्रति। हम्म, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है। जो हम्म, मेकर्स है, मैं तो मेकर्स को भी यही कहना चाहूंगी कि कुछ अच्छा बनाओ। खिलौना मत बनाओ आर्टिस्ट को कि आपने यूज किया और फेंक दिया। नहीं, आप हैं तो आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट है तो आप हैं। ताली दो हाथ से बजती है। तो उतना मान सम्मान आपको समझना पड़ेगा। आपको बताया ही नहीं जाता है। लास्ट मोमेंट पे किसी भी आर्टिस्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है। हम्म, आपने अगर कोई प्रॉब्लम रखी तो आपको बताया ही नहीं जाता है। आपको एक दिन पहले भी नहीं, सेम मोमेंट पे आपको सीन दे दिया जाता है कि जी टाटा बाय बाय। ये क्या है? ये क्या है? अगर आप आर्टिस्टों से 1 महीने का एग्रीमेंट मांगते हैं, आप उनसे नोटिस मांगते हैं, तो प्रोडक्शन का भी फर्ज है कि वो आर्टिस्ट को इन्फॉर्म करे। हम्म, क्योंकि आर्टिस्ट ठीक रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा। बिल्कुल। आर्टिस्ट ठीक नहीं रहेगा तो कैसे काम करे? और 30 दिन कैसे काम करेगा, आप ये बताइए ना। हम्म, कोई बैल मजदूर थोड़ी है वो। बैलों को भी आराम चाहिए होता है। बिल्कुल। आपने क्या समझ रखा है? तो बहुत बुरा हाल है। इसको मैं तो चाहूंगी कि आप इसको मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं मोदी जी तक। और जो भी कोई इसको देखने वाले हैं, जो भी कोई अपील इसको सुनने वाले हैं, उन लोगों तक पहुंचे और सबका भला हो। ये होना चाहिए। आई वॉन्ट बिल्कुल। दिस जस्टिफिकेशन। बिल्कुल, मैं आपके इंटरव्यू को स्पेशली पीएम मोदी जी का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें जरूर टैग करूंगा। जी। मैम, एक आपकी बड़ी खास बात लगी। आमतौर जी। पर आपके पोजीशन पर जब लोग पहुंचते हैं तो वो डिप्लोमेटिक हो जाते हैं मगर आप जिस तरीके से साफ और स्पष्ट बात बोल रही हैं, ऐसे एग्जाम्पल सब समाज में बहुत कम रह गए, खासकर जब जी। लोग आपके पोजीशन पर पहुंचते हैं। अभी एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आप बात बोल रही थी उसको सपोर्ट करते हुए ही बोल रहा हूँ। बहुत सारे एक्टर्स को मैं देखता हूँ आज की डेट में सोशल मीडिया पर वो लिख रहे हैं कि उनकी पेमेंट रोक दी गई है, सो एंड हम्म। सो प्रोडक्शन कंपनी उनको पेमेंट के लिए बहुत
नॉमिनल अमाउंट के लिए बार बार दौड़ा रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आपने बहुत साफ और स्पष्ट अंदाज में बोला, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मैम, ये जो वेब सीरीज आया है, ये जो बिलो द बेल्ट कंटेंट दर्शकों के सामने जबरदस्ती पहुंचाया जा रहा है, हम अपने घरों में उसको, मतलब वर्ड्स को अगर आप कुछ देख रहे हैं तो ऐसा डर लगता है लोगों को कि अगले मोमेंट में क्या होगा या क्या बोलेंगे या क्या दिखाया जाएगा। एक बात और भी लगती है, मैंने कई सीनियर एक्टर्स को लिख के भी भेजा है ट्विटर के माध्यम से, जी कि जी। अगर कोई बिगिनर कर रहा है तो स्ट्रगल के नाम पे या किसी और नाम पे वो उसको जस्टिफाई करता है। और एक हमारे सामने, जैसे आपको लेकर के भी एक हमारे सामने, फैंस के सामने, दुनिया के सामने एक इमेज बनी, आप एक रिस्पेक्टेड फिगर हैं। तो जब हम सीनियर एक्टर्स को एब्यूजिव वर्ड बोलते हुए, अजीब अजीब सीन करते हुए, जिसको हम डाइजेस्ट नहीं करते, हमें लगता है कि ये कैसे अपने घर वालों को, इनके घर में भी माँ है, बहन है, बच्चे हैं। अरे आप यकीन नहीं करेंगे, हाँ। अभी जो मैं मन अति सुंदर मैंने 3 महीने किया, डायरेक्टर सेट पे माँ की बहन की गाली बकते थे। हम्म। तो वो 2 दिन मैंने देखा, 2 दिन के बाद बोला भाई आप अपना प्रोडक्शन वाले आप इनको समझाइए, वरना मैं तो यहाँ काम नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने ऐसा माहौल कभी देखा ही नहीं, और इस तरह के माहौल में मैंने कभी काम भी नहीं किया। पर आजकल क्या हो गया कि जो, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जो क्रिएटिव आ गए हैं, जो पहले एक प्रोडक्शन का मैनेजर होता था, वो सारे काम हैंडल करता था, वो डेट भी देखता था, आर्टिस्ट की सेट भी देखता था, खाने पीने का भी सब देखता था, और जो शेड्यूलिंग रहती थी वो भी सब देखता था। आज कहने के लिए 10 बंदे हो गए, कोई एचओपी हो गया, कोई उसके नीचे हो गया, लेकिन ध्यान कितने लोग दे रहे हैं, वो उसके ऊपर डाल रहा है, वो उसके ऊपर डाल रहा है, वो उसके ऊपर डाल रहा है, और सेट पे प्रोड्यूसर कभी आ ही नहीं रहा, वो देख ही नहीं रहा, उसको फुर्सत ही नहीं है कि हो क्या रहा है। और 2 बंदे मिलकर के एक ही उस चीज को मैनिपुलेट करके उसको गलत साबित कर देते हैं। क्या करोगे आप? मेरी जैसी तो चलो, मैं सीनियर आर्टिस्ट हूँ, मैं ऑब्जेक्शन उठा सकती हूँ, जो नए लोग हैं वो बेचारे डरते हैं कि उनके बिल्कुल। काम ना चला जाए हाथ से। तो उनकी क्या स्थिति है? 30 दिन में अगर कोई बीमार हो रहा है तो उनको कोई परवाह नहीं होती, उनकी कोई केयर नहीं की जाती, फटाक से हटा दिया जाता है, दूसरे को ले आया जाता है। क्या है ये? व्हाट नॉनसेंस। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस मैसेज को मोदी जी तक जरूर पहुंचाएं, और जो भी हमारे प्रसार भारती के जो भी हमारे नेता हैं, जो भी हमारे मिनिस्टर हैं, जो चैनल मैनेज कर रहे हैं, जो भी चैनल में इस तरह की चीजें हो रही हैं, उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग दी जाए, नोटिस दिया जाए कि 8 घंटे की शिफ्ट से ऊपर काम ना हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप 7 दिन का शो चलाएं, आप 5 दिन का चलाइए, 2 दिन का रेस्ट करिए ना, आप रिपीट कर लीजिए उसको। आर्टिस्ट कोई बकरा बकरी थोड़ी है यार कि आप उसको भगा दे जाओगे, या वो घोड़ा थोड़ी है उसको दौड़ाते जाओगे, उसको भी रेस्ट देना पड़ता है। कोलू के बैल की तरह आप रगड़ते जाओगे, रगड़ते जाओगे, ये ऐसे थोड़ी होता है। दैट इज वेरी रॉन्ग। और दूसरी चीज क्या है कि सेट पे आर्टिस्टों के लिए ये सुविधाएं जरूर होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो सुविधाओं के अनुसार इंडस्ट्री को टैग दे, चैनल को वो लोग मेंटेन करें, चैनल को वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दें कि सीनियर्स के साथ ये बर्ताव ना करें कि उनका ऑडिशन लेके उनको जलील किया जाए। क्योंकि अगर आप समझदार हैं, आप काम जानते हैं, आप काम देखिए, तो ऐसा किसी भी आदमी को अगर आप कहेंगे तो वो इस रूप में क्या हो रहा है, इस रूप में क्या हो रहा है, आप अज्यूम करके उसको समझ सकते हैं। तो आप क्या इतने बड़े अनाड़ी हो गए कि नहीं जी वो किया है अब नया करना है, उसमें समझ नहीं आ रहा। और वो भी सीनियर आर्टिस्टों को वो लोग किस तरह से कहते हैं, कॉस्ट्यूम आपके लुक के साथ अगर कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, या तो आपको डायलॉग सुनना है, मैंने कई बार पूछा कि आपको क्या डायलॉग सुनना है, तो बहुत सारे डायलॉग सुने मैंने, सुन लीजिए कौन सा सुनना है। आपको लुक करना है तो ठीक है, एक बात हमको समझ में आती है कि भाई आपको कोई स्पेसिफिक लुक चाहिए तो ठीक है, हम लुक टेस्ट कर लेते हैं। पर वो लुक टेस्ट नहीं, वो एक स्क्रिप्ट भेज देते हैं आपको, जी ये करना है। क्या इसका मतलब है, आप ये बताइए, क्या इसका मतलब है? तो उसके लिए चैनल को भी बाध्य करना पड़े कि चैनल प्रोडक्शन को इस तरह से प्रेशराइज ना करे, और जिसकी जो काबिलियत है उसके हिसाब से काम करे, रिस्पेक्टफुली काम करे, अच्छे मटेरियल को लेकर समाज के सामने आए,
ताकि हम उनके सामने उठ बैठ सके। आज जो वेब सीरीज आई हैं, बिकॉज सिनेमा बंद होने के बाद लॉकडाउन की वजह से ये वेब सीरीज आई, और शुरू शुरू में ये वेब सीरीज बहुत अच्छी भी बनी, ऐसा हम्म। नहीं है कि नहीं बनी। अब लोगों ने क्या है, एक चलाने वाला मसाला बना लिया उसको, कि कुछ नहीं बिकेगा तो ये तो बिकेगा। लेकिन आप समाज के साथ जुड़े हुए हैं, तो समाज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये मत भूलिए कि हम ही उसके किरदार निभाते हैं, और हम ही उस किरदार के जरिए समाज को देते हैं। तो आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा हमेशा दिखता है, इसमें कहने की जरूरत नहीं। और जो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं, कितने दिन दिखाएंगे आप? हम्म। कितने दिन दिखाएंगे? लोग देख देख के बोर हो चुके हैं। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि अब, पहले टेलीविजन के साथ ऐसा हुआ, फिर टेलीविजन के बाद अब जो वेब सीरीज का जमाना है, वेब सीरीज से भी लोग ऊब गए हैं। बिल्कुल। ऊब गए हैं, तो अब बचेगा क्या? तो अब आप उसके बाद क्या करोगे? उसको उसको भी तो सेंसर्ड करना चाहिए ना। हम्म। आप कितने अडल्ट्रेशन पे चले गए हैं, आपको पता है? उसको कोई देखने वाला नहीं है, उस पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उस भारत हम्म। में रहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम समाज को? तो ये तो प्रोडक्शन को और चैनल को सोचना पड़ेगा। हम तो एक्टर हैं, हम तो क्या है, हमको तो जो दिया जाएगा किरदार हम कर देते हैं, क्योंकि हम एक रोल निभा रहे हैं। पर हमारी भी ड्यूटी होती है कि हम उसको, उसमें उनका सहयोग करें। और मैं उनसे सबसे गुजारिश करूंगी कि वो लोग इस चीज को बहुत सीरियसली सोचें और आगे इम्प्लीमेंट करें, ताकि हमारी जनरेशन सुधरे। क्योंकि आज हमारी जनरेशन में इतना फर्क आ गया है कि जो काम हम लोगों ने किया है वो गोल्डन डेज थे हमारे। अब जो काम हो रहा है वो एक छापा मारो काम हो रहा है, उसमें सेटिस्फेक्शन कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि बस वोट चाहिए जी, आपको इतने सीन करने हैं, इतने घंटे बैठना है और करके आ जाइए। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उनके भी परिवार है। तो ये चीजें उनके साथ लागू नहीं होनी चाहिए। उनका मान सम्मान रहना चाहिए, कोई भी हो। और जो लोग आज, अगर एक सीरियल बना करके आप अगर आज 5 सीरियल बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी वजह से 100 लोगों को रोटी मिल रही है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप जिनके साथ खड़े हुए हैं, जिनके साथ बड़े हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। ये बहुत शेमफुल है, ये बहुत शेमफुल है। मैंने अभी अभी आपके सामने बी आर चोपड़ा जी की, रामानंद सागर जी की मिसाल दी। मैंने 20 साल काम किया, हम्म। और यकीन मानिए कि हमारे बीच में कभी ये नहीं होता था कि हम कभी ऑफिस नहीं जाते थे कि भाई नया सीरियल बन रहा है या नया पिक्चर बन रही है तो आप हमको काम दीजिए। नहीं, वहां पे जब स्क्रिप्टिंग होती थी तो वहां पे कास्टिंग होने के बाद उस आर्टिस्ट से अप्रोच किया जाता था, उससे बात की जाती थी, हम कभी नहीं बोलते थे। और उसी तरह हम पैसे में भी नहीं बोलते थे, हर साल अपने आप नए शो के हिसाब से अपने आप हो जाता था। हमारा स्टाफ रहता था, शाम को उनको पेमेंट मिल जाती थी। वो इस 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, कभी बढ़ता था तो 2 ढाई घंटा बढ़ जाता था, उस दिन का अलग पैसा हो जाता। तो भाई आर्टिस्ट को सुकून तो दोगे कि नहीं? आप 30 दिन शूट कैसे करा सकते हो? और उसके बाद भी आप उनकी कंप्लेन भी नहीं सुन सकते, उनको ढंग का खाना नहीं दे सकते, तो क्या करेगा आर्टिस्ट? कैसे करेगा, कैसे मैनेज करेगा? दिस इज बहुत बड़ा एक, दिस इज एक्चुअली शेम। मैं थोड़ा सा खुल के बोलती हूँ, मुझे माफ करिएगा, लेकिन ये हकीकत है। और ये हमारे किसी भी आर्टिस्ट के साथ हो, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता। ये मुझे गवारा नहीं। आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। आज हम मेहनत करके पहुंचे, हमें पता है। आने वाली जनरेशन जो है वो कल का भविष्य है, तो उनको भी नींव उनकी मजबूत होगी तो आगे बढ़ पाएंगे ना। बिल्कुल। बीच में ही टूट जाएंगे तो कैसे बढ़ेंगे? मैं एक आपने एक किस्सा बहुत बताना, अच्छी एक, बात कही। जी मैम, प्लीज हाँ जी, कंटिन्यू। नहीं नहीं, आप बताइए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जय श्री राम के संदर्भ में, कि हम एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं और दूसरी तरफ संस्कृति बिगाड़ने का भी काम कर रहे हैं।
और एक आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी छोड़ा है कि ये कौन लोग हैं जो इस चीज को होते हुए देख रहे हैं या होते हुए लेट इट गो वाली सिचुएशन है। हाँ। मैम एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि आप खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी नाम है। आपको किसी रिकॉग्निशन की, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आप एक जी। फाउंडेशन भी चलाती हैं, शशि शर्मा फाउंडेशन। जी। आपके पास प्लेटफॉर्म भी है। जी। आप अगर कोई एक बात बोलें तो पूरी दुनिया का ध्यान उसकी तरफ जाएगा। तो आपने हाँ जी। अपने लेवल पर इस बिलो द लेवल जो ये चीजें हमारे सामने आ रही हैं या इन ऑडिशंस या बाकी चीजों पर, आपने इसको किस और तरीके से रेज करने का ट्राई किया? अभी तक नहीं किया, लेकिन अब मैं करूंगी, क्योंकि इस बार अभी सिंटा के इलेक्शन हो के चुके हैं, मैं अभी बिजी थी थोड़ा सा। और अब मैं जाकर के ये कमेटी के सामने मैं ये प्रश्न रखने वाली हूँ कि आप क्या करने वाले हैं आगे। इवन मैं प्रोडक्शन प्रोड्यूसर डिपार्टमेंट में भी मैं ये प्रश्न रखने वाली हूँ कि जिन प्रोड्यूसरों को आपने अप्रूवल दिया हुआ है, मैं भी प्रोड्यूसर हूँ, मेरा भी प्रोडक्शन हाउस है शशि प्रोडक्शन, मैंने भी पहले काम किया है, लेकिन अब करना इस समय छोड़ रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस। मुझे नहीं समझ में आता, वो उस तरह से मैं काम नहीं कर सकती। तो जो इस समय ढर्रा चल रहा है, मैं उस तरह से चैनल के हाथ कठपुतली बन के काम नहीं कर सकती। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि जिन प्रोड्यूसरों को आपने अप्रूव करके रखा हुआ है अपने पैनल में, उनसे पूछिए ना कि आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको परफॉर्म कीजिए, आप उसको आगे बढ़ाइए। और एक आगे एक मर्यादा, हमारा देश तो इसीलिए जाना जाता है ना, यहाँ की संस्कृति के लिए, उसकी उसकी संरचनाओं के लिए, यहाँ के ज्ञान के लिए, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के संस्कार, इन चीजों के लिए जाना जाता है ना। अगर हम उन चीज को तोड़ते ही जाएंगे भी और टोटल उसमें घुस जाएंगे, तो फिर हमको जय श्री राम बोलने की जरूरत क्या है। जी, तो ये सब पे लागू होता है और बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। मैम आपने एक सीरियल का भी अभी जिक्र भी किया था, सुहानी सी एक लड़की। हम्म। सुहानी सी एक लड़की, जी। उसमें आपके ऊपर एक गाना फिल्माया गया था, आगे भी जाने न तू। बहुत हम्म। पॉपुलर सॉन्ग है। हाँ जी। तो वो आपने गाया था या वाकई केवल मतलब फिल्माया गया था? नहीं, वो फिल्माया गया। हाँ, आपने खुद नहीं गाया था? नहीं, गाती हूँ वैसे मैं, पर वो हम्म। फिल्माया गया था। तो आप ऐसे मतलब जो पुराने गाने हैं वैसे तो बहुत हाँ जी। मेमोरेबल, मतलब जितनी बार सुनो बार बार सुनने का मन करता है। तो आप सुनती हैं ऐसे गानों को, आप गाती हैं ऐसे गानों को? मेरी लाइफ है वो, उसके बिना मैं जी नहीं सकती। अच्छा, तो कौन से गाने नई फिल्म, हैं जो आपके पुरानी फिल्में, इमोशनल हार्ट में? पुराने गाने वो हम्म हमेशा मेरे साथ होते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए एक टॉनिक का काम करते हैं। हम्म क्योंकि हम जब काम करते होते हैं, तो वो दुनिया भर की टेंशन लेने के बजाय आप वो सुनो और अपने आप को स्मूथ। दिस इज माई प्रिंसिपल। चाहे आप घर में हो, चाहे काम पे हो, आप हर समय तो इस तरह बैठ नहीं सकते। वो आप आपके लिए एक मेडिसिन का काम करता है। तो आपके कौन से ऐसे गाने हैं जो आपको बहुत पसंद हैं, जो आप गुनगुनाती हैं? हाँ, मेरे पसंद के पुराने सभी गाने मेरे बहुत अच्छे हैं, जिसमें लता जी के गाने हैं, हम्म, श्रेया घोषाल के गाने हैं, आशा हम्म, जी के गाने हैं, हम्म। काफी कोई गाने ऐसा हैं। गीत मैम मोहम्मद रफी जी के गाने जो हैं। आप गुनगुना सकें, दो लाइन, कोई ऐसा गीत, अरे बाबा। गाने? अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी परा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी परा नहीं। अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले। बस। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। देव आनंद के ऊपर ये फिल्माया गया था गाना, हाँ बहुत जी। अच्छा। मैम हम तो आपके सीरियल्स और मूवीज देखते ही रहते हैं, सब कोई देखता है, लाइक भी करते हैं। आपकी फैमिली में कौन है जो आपके
शोज को या मूवीज के सीन्स को देखता भी रहता है और इनकरेज शुरू से आपको करता रहा? फैमिली तो है ही, हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो वो देखते कोई एक हैं। ऐसा जो मतलब हमेशा एक ट्रू फैन की भी भूमिका निभाता हो, क्रिटिसाइज भी अब करता हो? फैमिली में तो बहुत ज्यादा तो ऐसा नहीं हो पाता, हस्बैंड होते हैं बस। हस्बैंड का एक रोल रहता है, और बाकी तो फिर ये हो जाता है कि आप घर में हैं तो उनको पता ही है कि आप ही के पास है वो, तो हम्म। वो चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है। मैम आजकल तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कि शूटिंग कैसे होती है। ये भी देखने को मिलता है कि जब स्टंट सीन होते हैं, कोई मार धाड़ वाली सीन होती है, तो कितने तरह के जो सेफ्टी इक्विपमेंट है उनका यूज कर रहे हैं। लेकिन जो पुरानी फिल्मों में हम देखते हैं, स्पेशली जो फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ कुछ सीन्स मैंने आपके भी देखे हैं। एक सीन जी। मैंने देखा जिसमें अमरीश पुरी जी आपको बिल्कुल एक तरीके से घसीट से रहे हैं, हम्म। या गिरने का सीन है। तो हम्म। आपको याद होगा एक बार अमित जी के साथ ऐसे ही एक्शन सीन में उनको चोट लग गई थी कुली फिल्म में। हाँ जी। तो हाँ कभी जी। ऐसा कुछ होने का डर रहता है या करते समय? और एक बात साथ में कि जो अमरीश पुरी जी थे, जब वो डायलॉग बोलते थे बड़े खौफनाक तरीके से दिखते थे स्क्रीन पर, उनकी पलकें भी नहीं झुकती थी। तो हम्म। ये कैसा एक्सपीरियंस रहा, या वो उस तरीके सीन्स करने में क्या आप अपनी तरफ से कॉन्शियस रहती थी, प्रिकॉशंस लेती थी? प्रिकॉशंस तो देखिए, एज ए एक्टर आपको लेना भी चाहिए, हम्म। क्योंकि वो काम है आपका, हम्म। और आपको अपनी सेहत भी बचानी है, अपना शरीर भी बचाना है, तो आप सेफ भी रहें और काम भी अच्छा हो, ये तो बहुत जरूरी है। हम्म। उसके लिए प्रिकॉशंस तो हम लेते ही थे। और दूसरी बात, जैसा आपने अमरीश जी का एक उदाहरण दिया, मुझे याद है कि मैंने अजनबी किया था बाद में। उससे पहले मैंने एक फिल्म की थी, धरती पुत्र। हम्म। धरती पुत्र में जब पहली बार मैं डैनी साहब से मिली थी, तो डैनी साहब हालांकि बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत बहुत ग्रेट आर्टिस्ट हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ। उनका मेरा पहली बार जब सामना हुआ, तो उस समय टीपू सुल्तान बहुत पॉपुलर था, और हर कोई जानता था कि मैं कौन हूँ। टीपू सुल्तान की महारानी के रूप में हर कोई मुझे जानता। तो मुझे याद है, जब मैं सेट पे पहुंची थी, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे यही कहा था। उसमें कैरेक्टर का नाम भाभी सा था। भाभी सा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अभी तो इतना बड़ा आर्टिस्ट अगर मुझे कहे तो मैं तो शर्मिंदा ही हो जाऊंगी। मेरे लिए तो बहुत बड़े थे। फिर उनका बड़प्पन इतना ही नहीं था, उसके बाद हम लोगों ने धरती पुत्र में साथ में काम किया। जब धरती पुत्र में पहला सीन हम लोग साथ में कर रहे थे, तो जैसे आपने अभी अमरीश पुरी जी का उदाहरण दिया ना कि आप हल्के नहीं झटकाते थे, उसी तरह मेरे भी कुछ डायलॉग थे उसमें। तो बोले यार, ये लड़की तो डरती ही नहीं है, तो आंखों में आंखें डाल के डायलॉग बोलती है। मतलब भाई, है तो यही बात। तो मुझे याद आया इसीलिए कि ऐसे बहुत सारे सीन मैंने किए हैं जहाँ पे बिल्कुल रूबरू बड़े आर्टिस्ट भी रहे हैं। उनके साथ तो फिर मैंने अजनबी भी किया, और भी बहुत कुछ किया। उसके बाद फिर हमारा दिल आपके साथ है वो भी किया। तो एक वो हो जाता है। फिल्में खैर मैंने बड़ी बड़ी की, उसमें कोई दोहराए नहीं है। जी। मैम कई ऐसे इंटरव्यूज देखे जिसमें फॉर एग्जांपल शत्रुघ्न सिन्हा जी और कई एक्टर ने कहा है कि पब्लिक के बीच में सीन करते हुए आज भी उन्हें कई बार थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं। आपने भी कई ऐसे सीन्स किए हैं। तो पब्लिक के बीच में जब आप सीन करते हैं, कई तरीके की और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स या नर्वसनेस आप महसूस करती हैं? तो नर्वसनेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, हेजिटेशन तो थोड़ा रहता ही है ना, कि कभी कोई टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है या आपकी तरफ से कुछ हो जाता है, तो आप कॉन्शियस तो रहते ही हैं। तो हम लोग तो आज भी रहते हैं, अभी आज वाले बच्चे तो नहीं रहते। आज वालों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा मैंने नोटिस किया। तो वो अच्छी बात है कि वो इतने कंफर्टेबल हैं। मैम आपने एक सीरियल शक्तिमान भी किया, हाँ जी। महाभारत भी किया, सारे जी, सुपरहिट सीरियल्स आपने किए। तो मैंने उनकी श्री जो कृष्णा भी किया, सत्यभामा का बिल्कुल रोल आपको याद होगा। बिल्कुल 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 किया था। हाँ जी।
तो जैसा कि आपने भी कहा है, हम सबको पता है, आपने 250 से ज्यादा, 200 से ज्यादा फिल्में और टीवी सीरियल्स किए। हम्म, उतना तो हम नाम ले भी नहीं सकते। मगर जी एक क्वेश्चन ये है कि वो जो सुपरहिट सीरियल्स की जो सुपरहिट टीम थी, तो उनसे आपका मिलना होता रहता है? जी होता रहता है। आप जो लोग याद पुराने लोग करें। हैं वो सब मिलते जुलते रहते हैं। हम्म। जैसे हम उन पर सीरियल्स को दोबारा देखते हैं। अभी वाले लोगों में ऐसा नहीं है। अभी हम्म। वाले कैसे हैं कि जैसे अगर आप काम करके चले गए ना, तो ना वो आपसे बात करेंगे, ना आपके कांटेक्ट में रहेंगे, ना उन्हें कोई मतलब है। हम्म। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो सुहानी की लड़की, मैंने 3 रोल उसमें किए थे, आपको याद होगा। हम्म। और जो हीरोइन और मेरे कंधे पे ही था। लेकिन उसमें जैसे हम लोगों ने काम किया, तो ये अनुभव हुआ कि वहाँ वहाँ के लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई टच में नहीं रहता था। अभी जैसे मौका मिला तो अभी भी जो जिसको सामने आना चाहिए था, जैसे एचओपी हैं या वो हैं, प्रोजेक्ट हेड हैं, उनको आना चाहिए था। एक आर्टिस्ट अगर ऐसा कहना है तो उसको बात को सुनना चाहिए था, उसको समझना चाहिए था कि क्या टेक्निकल ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। पर अब उन लोगों के पास टाइम ही नहीं है। उन लोगों के लिए आपकी आपकी वैल्यू जीरो है। तो ये एक बड़ा अजीब सा दौर हो गया, क्योंकि उनके 5 शो चल रहे हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है। आप आर्टिस्ट नहीं जम रहा, आप दूसरा आर्टिस्ट लीजिए। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल। तो पब्लिक तो एक्सेप्ट फिर नहीं कर पाती ना उस चीज को। जो आप बिल्कुल। है वो आप ही रहेंगे। हम्म। आज मैं बोलूं आपकी जगह किसी और को बिठा दो, तो वो आपकी जगह तो नहीं ले सकता ना। बिल्कुल। तो आप है वो आप ही रहेंगे। हम्म। मैम, आपने बहुत सारे फिल्मों में निगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं। हाँ जी। आमतौर पर लोग और आपके जैसे एस्टेब्लिश्ड जो एक्टर्स होते हैं वो निगेटिव रोल से बचना चाहते हैं। तो आपने कैसे एक्सेप्ट कर लिया, ये वेरिएशन के पर्पस से या समथिंग एल्स? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने कभी अपने आप को टाइपकास्ट नहीं होने दिया। हम्म। मैंने पॉजिटिव रोल भी किए, नेगेटिव भी किए, मैंने कॉमेडी भी की। पर मैंने ठप्पा नहीं लगाने चाहती थी कि मैं एक ही टाइप की शक्ति कपूर बन जाऊं, हम्म। कि नेगेटिव ही करना है तो वो नेगेटिव में फिर पॉजिटिव दिखे। क्योंकि किसी को पॉजिटिव अच्छा लगता है, किसी को नेगेटिव अच्छा लगता है। तो वो उनकी चॉइस है। पब्लिक को क्या अच्छा लगता है ये हमको नहीं पता चलता। और किसी को ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, ये इसी रोल में ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो वो उनकी सोच है। हम आर्टिस्ट हैं, हम अपने आप को सीमित नहीं कर सकते। आज का जमाना तो ऐसा है कि नेगेटिव रोल ज्यादा पॉपुलर है हम्म। लीड रोल से। हम्म। तो क्यों ना करें? तो आपका वेरिएशन तो उसी में दिखता है ना। हम्म। आपको करने को तो कुछ मिलता है ना उसमें। तो बिल्कुल। मुझे कभी कोई ऑब्जेक्शन ऐसा रहा नहीं। मैंने कॉमेडी भी किया। एक्सक्यूज मी फिल्म थी, आपने देखा होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैंने कॉमेडी भी किया। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आई इंजॉयड डिफरेंट काइंड ऑफ रोल। अजनबी देखिए, पूरा पॉजिटिव करेक्टर था। औरत देखिए, पूरा पॉजिटिव करेक्टर था। उस समय मंदिरा बेदी और मैं औरत में लीड में हुआ करते थे। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो, अभी क्रोध फिल्म आपने देखी होगी, सुनील शेट्टी हम्म। की 5 है। बिल्कुल। तो पॉजिटिव रोल है। ऐसे बहुत सारे हैं। हमारा दिल आपके पास है। अ, राजा की एक ही बारात में नेगेटिव था, जैसे मेहंदी में नेगेटिव था। गुंडा राज पॉजिटिव थी। तो वो हम्म। उस तरह से काफी सारे हैं। सब रोलों में लोगों ने पसंद किया। मुख्य बात ये है कि मेरे रोल प्रोमिनेंट हुआ कर, छोटे मोटे रोल नहीं करती थी। जो नेक्स्ट टू हीरोइन वाले रोल रहे वो मैंने किए। हम्म। इट वाज इक्वली टू लीड रोल। हम्म। बिल्कुल। मैम, आपने अभी एक वर्ड यूज किया कि ठप्पा लगने की बात। पर अभी थोड़ी देर पहले आपने एक वर्ड ये भी बोला था हम्म। कि आपने भोजपुरी फिल्में बिल्कुल नहीं की। हम्म। अमित जी ने भी भोजपुरी फिल्म की है, अमिताभ बच्चन जी ने। हाँ। और रीजनल मूवीज और रीजनल जो कैरेक्टर्स हैं नाउ इट इज कैचिंग ऑन, आपने बोला भी और फैक्ट भी है, अक्सर होता है। तो आपको, और ये भी फैक्ट है, आपका कहना भी सही है कि भोजपुरी फिल्मों का जो कंटेंट है वो वाकई बहुत ज्यादा थोड़ा सा डाउन है। तो आपको क्या लगता है कि पूरी की पूरी भोजपुरी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो सारी की सारी सी ग्रेड आप उसको कंसिडर करती हैं? नहीं, मैं सबको सिगरेट नहीं करती। हम्म। लेकिन मुझे वो कहीं सूट नहीं करता था। मेरे हम्म। टेम्परामेंट को शायद वो सूट नहीं करता, तो हम्म। मुझे कभी समझ में नहीं आया। हम्म। मैं कंफर्टेबल नहीं महसूस करती थी उसमें। हम्म।
भोजपुरी तो इंडस्ट्री आज अदर। बहुत अच्छा कर रही है। हम्म। आज तो रवि किशन भी काम कर रहे हैं, मनोज मनोज तिवारी ने भी किया, अभी निरहुआ भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज तो बहुत सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं। पर मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाई कभी, इसलिए मैंने नहीं किया। पहले वैसे रीजनल। शुरू शुरू में तो उसको सीक्रेट ही समझा जाता था। आज अच्छी फिल्में बनने लगी हैं एग्जैक्टली। और अच्छा काम भी कर रही हैं और अच्छा बिजनेस भी कर रही हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाई उसमें। मगर जो रीजनल जो मूवीज हैं, राजस्थानी मूवीज हैं, मराठी हैं, पंजाबी हैं, हम्म, इनको लेकर के आपका क्या ओपिनियन है, क्या अप्रोच है? नहीं, अच्छा अच्छा रोल आएगा तो मैं करूँ कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थानी मैंने की है, 3-4 फिल्में की है मैंने। हम्म। राजस्थानी 3-4 फिल्में की है मैंने। हम्म। पंजाबी भी आएंगी तो करेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर हमारे लायक सूटेबल करेक्टर होगा। क्या होता है, एक आर्टिस्ट जो होता है ना, वो ठीक है कि वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन एक आर्टिस्ट कुछ चीजों में नहीं ढल पाता है। कुछ चीजें उसके बाहर होती है। जैसे आप है, एक करेक्टर है आप, आपके लाइक और डिसलाइक अलग अलग हैं। कुछ चीजें बहुत कंफर्टेबली आप कर लेंगे, कुछ चीजें आप सोचेंगे नहीं नहीं यार, जाने दे यार। तो वो हर इंसान में होता है। तो शायद एक तो वो इनबिल्ट कहते हैं ना, जन्म से ना सही धर्म से हम महारानी है, हमारी एक्सक्यूज नहीं का डायरेक्ट डायलॉग है ये। तो वो शायद इनबिल्ट महारानी वाला एटीट्यूड रह गया है कहीं। मैम, एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ आपको। जब हम देखते हैं तो आपके पास करियर को लेकर के बहुत सारे ऑप्शंस थे। बचपन में आपके पास शायद, जहां तक मुझे पता है, पायलट बनना चाहती थी। जी। आपके पास रेडियो का भी ऑप्शन था, कथक था, फोक डांस रेडियो था। में करती थी, हाँ। बिल्कुल। तो इतना सब कुछ, मतलब लोग तो एक करियर बनाने के लिए उनका पूरा करियर निकल जाता है। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस थे, तो आपने इन सब के बावजूद फिल्म्स को ही क्यों अपना मेन करियर बनाया? इसमें क्या होता है ना, आपकी डेस्टिनी ऊपर वाले ने पहले से लिख के भेजी होती है। हम्म। आप कहीं भी रहिए, वो आपको खींच के ले आती है। मैंने जैसा कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको प्रोफेशन बनाऊंगी। मैं जब टीपू सुल्तान भी किया था तो मैंने शौकिया तौर पे ही किया था कि नहीं नहीं, मैं अपने आप को हीरोइन जैसा समझती हूँ, तो शायद मैं करके सेटिस्फाई हो जाऊंगी। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि बम्बई मुझे बुला रही है, और मैं बम्बई शिफ्ट हो गई। आज मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ। तो मेरी डेस्टिनी थी। मैम, आपके आने से पहले हमने आपका एक इमेज बेस्ड प्रोमो रन किया था, कमिंग अप के नाम से। अच्छा। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए थे। तो वो कुछ जनरल क्वेश्चंस थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि आपसे ये पूछा जाना चाहिए कि क्या आप भी आम महिलाओं के तरीके से घर में सुबह उठ के चाय वगैरह बनाती हैं, किचन का काम हाँ करती बनाती हैं, मेड हाँ नहीं बनाती आने हूँ, पर? सब काम करती हूँ। सब क्या? काम करती हूँ। आपको मैं बताऊँ, मैं शूटिंग पे जाती हूँ, मैं खुद का खाना खुद बना के ले जाती हूँ। मुझे मेड का खाना नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोग के टाइमिंग इतने शॉर्ट रहते हैं कि हमें जल्दी जाना होता है, लेट आना होता है। तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और मुझे वो हेल्दी खाना खाने की आदत है, तो ज्यादा ऑयल वेल वाला मैं नहीं। तो मैं आई प्रेफर टू कुक, आई प्रेफर टू मेक माई टी। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, आई एम नॉर्मल। जब मैं फैमिली में आती हूँ, तो आप मेरे फैमिली वालों से पूछेंगे तो वो लोग सब ये कहेंगे कि नहीं नहीं, अभी ये तो हमारी हमारी मम्मी है, हमारी वाइफ है, या हमारी जो बहन है, जो भी है। तो आई एम लाइक दैट। क्या आपके बच्चे भी कई बार आपकी बात नहीं मानते? हाँ, नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा। एक क्वेश्चन और है कि क्या आप भी आम महिलाओं के तरीके से जब मार्केट में जाती हैं तो बार्गेन करती हैं? ये नहीं, सारे ट्वीटर्स हैं मोस्टली हमारे पास। हम्म। मोस्टली ऐसा कभी नहीं होता कि मैं बार्गिन करूं। आजकल तो क्या ऑनलाइन का जमाना आ गया, तो ऑनलाइन ही हम्म। सब आ जाता है घर हम्म। मंगाने का। पर कभी कहीं अटकते भी है तो मैं कभी बार्गिन नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। और हम्म। दूसरी बात कि मैं रोड पे अगर वैसे जाऊं तो फिर कोई ना कोई पहचान लेता है, तो फिर वो आपसे बार्गिन करने का तो सवाल ही नहीं, उल्टा चार बातें और होने लग जाती है, तो वो हम्म। मौका नहीं लेती। हम्म। बहुत खूब।
ठीक है मैम, तो आपने हमें समय दिया और बहुत सारे क्वेश्चंस के आपने जवाब दिए। और आपकी हाँ। पर्सनालिटी ऐसी है कि ऐसे 1,000 भी क्वेश्चंस पूछें तब भी कम है आपके लिए। पर आपने नहीं, हमारे मैं चैनल। एक चीज और बताना चाहूंगी आपको हम्म। कि आज का जो दौर चल रहा है ना, जो हम्म। प्रोड्यूसर का और एक आर्टिस्ट का जो दौर चल रहा है, डायरेक्टर्स का जो दौर चल रहा है, मैं उसके बारे में एक चीज बताना चाहूंगी। जब मैं चोपड़ा साहब के साथ काम कर रही थी या अपने सागर साहब के साथ काम कर रही थी, तो चोपड़ा साहब के यहाँ मैंने एक चीज सीखी कि पैसे वाला होना क्या होता है। वो इतना नॉर्मल होकर हम लोगों से मिलते, हम लोगों के साथ ही बैठते खाना, हम लोग के साथ ही उठते बैठते थे। हमें कभी लगा ही नहीं ये कुछ और है या हम कुछ और। हम नए थे उस टाइम पे। तो और दूसरी बात क्या, कि जब लंच ब्रेक होता था तो वो साथ में खाना खाते थे। बल्कि हम दूसरों लोगों की शूटिंग करते रहते थे, हम उनको फोन करके बोलते थे, वैसी कहाँ हो, चाची सेट पे हो, आजा खाना साथ में खाएंगे। तो हम उनके सेट पे जाके खाना खाते थे, क्योंकि वहां घर जैसा खाना बनता था। उनका शेफ सेट पे खाना बनाता था, घर जैसा खाना बनता था। और दूसरी चीज एक और मैं बताना चाहूंगी कि वो मतलब वो चीजें आपको क्यों टच करती हैं। जैसे डैनी जी, रोमेश शर्मा जी का एक प्रोडक्शन हाउस रहा, मैंने अजनबी किया उनके साथ और 3-4 शो किए, पर उनके साथ फिल्में भी की मैंने। लेकिन वो कैसा था, जैसे घर का शो होता है ना, कि आपने सुबह से शाम तक काम किया, तो वो लोग फील करते थे कि आर्टिस्टों को शाम को थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। वो शाम को क्या करते थे कि अच्छा भाई, बच्चे सुबह से 7 बजे से 7 बजे तक तुम लोगों ने काम कर लिया ना, बस हो गया अभी, अब आओ थोड़ी देर अपन लोग पार्टी करते हैं। तो पार्टी क्या करनी है, बॉन फायर कर लिया, थोड़े गाने गा लिए, थोड़ा माहौल बदल लिया, आराम से खाना खाया, सोए। और उस टाइम हमारा इतना ख्याल रखा जाता था कि यूनिट के अलावा वो अपना शेफ लेकर चलते थे। कहीं भी हम लोग बाहर जाते थे तो एक साथ में शेफ अलग से जाता था। तो मतलब इतनी केयर होती थी ना, कि आज वो जो टाइम बदल गया ना, बड़ा अजीब लगता है। एक वाकया मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं औरत की शूटिंग कर रही थी। तो हम्म। राजू और बिट्टू करके एक एक्टर होते थे, गोरे गोरे जो दो एक्टर होते थे, आपने देखा होगा। वो राजू देसाई हम्म। जो है वो हमारे डायरेक्टर थे उस शो में। तो एक बार ऐसा हुआ कि शायद बीआर चोपड़ा साहब ने कहा कि शशि जी को ऑफिस बुलाना, भाई उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है तो मेरे को बधाई देंगी। तो मुझे मालूम नहीं था ऐसा कुछ। तो उनको क्या ना, मजाक करने की आदत थी, हम लोग जैसे फैमिली की तरह रहते थे। तो उनको क्या, मजाक करने की आदत थी। तो उन्होंने मुझे कहा एक बार कि ऋषि जी, पापा जी ने बुलाया है आपको। और मुझे पापा जी क्यों बुलाएंगे? मैंने कहा, सुना टाल दिया। दूसरे दिन उनकी असिस्टेंट आई सीमा, उसने कहा कि मैम आपको बुलाया है। मैंने कहा, अरे यार, ये लोग तुम मेरी सुबह सुबह क्यों फिरकी ले रहे हो? बोल नहीं, सच्ची सच्ची पापा जी ने बुलाया। मैम तुम लोग जाओ यार। मैंने उनको ऐसे करके टाल दिया। घर पहुंची तो देखो, एक स्वीट जेस्चर में बता रही हूँ, पापा जी का इतना बड़ा एक लेटर मिलता है और एक बुक्के मिलते हैं मुझे घर पहुंच के शाम को, जिसमें लिखा था, आई एम बी आर चोपड़ा एंड आई एम ग्लैड टू सी यू। आप मुझे मौका दे तो मैं आपसे मिलने का कुछ 5 मिनट का अवसर चाहता हूँ, तो प्लीज आप मेरे ऑफिस पधारें। तो वो भाषा, वो समय, देखिए ना क्या सम्मान दिखाता है। और जिस दिन फिर मैं गई, बोला, अरे ये तो सच्ची था, मैं तो गलत समझ बैठी थी। और जब मैं ऑफिस पहुंची तो आप, उनकी एक बड़ी टेबल हुआ करती थी जिसपे 8 राइटर बैठे रहा करते थे हमेशा उनके साथ। जैसे ही उनको बताया गया कि शशि जी आई हैं, तो वो 1 मिनट में खड़े हो गए, जबकि वो स्टिक पकड़ के चलते थे। मुझे तुरंत बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि देखिए, आपने इतना अच्छा काम किया है औरत में, आपने इतना अच्छा काम किया है, मैं आपको 2 दिन से बुला रहा हूँ और आपके दर्शन नहीं कर पा रहा था। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिल पाया। तो सोचिए, इतना बड़ा एक लेजेंड डायरेक्टर में क्या थे उनके सामने, और उन्होंने जो मान सम्मान से मुझे बुलाया, वो घायल कर देता था। आज वो नहीं है, उसको हम मिस बैठिए। उसके बाद मुझे कहा गया कि आप जब भी आएंगी तो यहाँ आएंगी और यहाँ से खा पी करके जाएंगी, ये तुम्हारे फादर का घर।
और उसके बाद इतना भी नहीं, उसके बाद जब मैं जाने लगी तो जो चल नहीं सकते थे उनको दो आदमी पकड़ के स्टिक से चला रहे थे, वो मुझे बाहर गाड़ी तक छोड़ने आए। और मैं मना करती रही, नहीं माने। गाड़ी में बैठने के बाद जब मैं निकली वहां से तो मेरी आंखों में आंसू थे कि शशि, यू आर सच अ स्मॉल आर्टिस्ट एंड ही इज अ लेजेंड। व्हाट रिस्पेक्ट ही हैज गिवन यू, दिस इज अ ग्रेट फीलिंग। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जो आज का माहौल हो गया है ना खराब, आज जो प्रोड्यूसर हैं और जो टेक्नीशियन है वो सोचते हैं सिर्फ काम करो और भगा दो। नहीं, आप रिश्ते बनाओगे, आप ह्यूमिलिटी बरतोगे ना, तो चीजें अच्छी होगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपसे बात करने से ये सिर्फ मात्र एक इंटरव्यू नहीं है। जी। मुझे लगता है कि अगर जो यंग जनरेशन है इस इंटरव्यू को देखेगी, जी। आपके फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए भी ये बहुत सीखने वाली बातें आपने बताई। जी। अगर इसको कोई सीखे तो इससे हम्म। आपकी बातों से एक जनरेशन एटिकेट को लर्न कर सकता है। जी। और आपने जिस तरीके से बोला है, मैं इसको दोबारा बोलना चाह रहा हूँ कि पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है कि जब वो एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, आप हम्म। जैसे पोजीशन को अचीव कर लेते हैं, तो वो डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। वो बातों को नहीं, मैं बताते हैं। डिप्लोमेटिक नहीं है, मैं स्ट्रेट बिल्कुल। बात करना ये चाहती हूँ। बहुत अच्छी मुझे बात अच्छा है मैम। लगता है। लोगों को भी इससे एनकरेजमेंट मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। और मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मिला है और मिलेगा इससे। तो आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपको प्रणाम और धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।